हेलो फ्रेंड्स। इन लास्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कशन किया था एनर्जी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में एंड सो ऑन। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट, जो मैकेनिकल एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट। मैकेनिकल एनर्जी में आपको बताया गया था कि टू टाइप्स हैं। फर्स्ट था आपका काइनेटिक एनर्जी, सेकंड क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो चुका है आपके लास्ट सेशन में। क्या बताया गया था कि ऑब्जेक्ट किस में हो? मोशन में। भाग रहा हो, लड़ते जाए, तो उसको उसमें जो भी एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लिखा है मैंने आलसी एनर्जी, एकदम सही बात है। काइनेटिक वर्ड का मतलब ही था वहां पे क्या? इन मोशन। और पोटेंशियल का मतलब कि आपके अंदर है, काम करने की क्षमता है, लेकिन आप करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप आलसी हो। ऑब्वियस सी बात है, रजाई में हो, सुबह सो रहे हो, आपको पता है कि उठना है, मम्मी 4 बार बोल चुकी है, बट मुझे ये भी पता है कि मैं उठ सकता हूँ, बट फिर भी क्या होता है? उठते नहीं है हम लोग। 5 मिनट 5 मिनट करते करते सुबह 5 से कितना हो जाता है? 7 to 8 AM हो जाता है। तो वो जो हमारे अंदर एनर्जी है बट हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपके अंदर भरा पड़ा है, कुछ भी आप वर्क कर सकते हो, बट फिर भी हम करेंगे नहीं। तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? तो लिखने को तो मैंने ऐसे कहने को कह दिया कि जो आलसी एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। बट डिफाइन कैसे करेंगे? तो द एनर्जी stored in any object due to its shape, size, or you can say shape, size or position और state of strain। मतलब क्या क्या हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो उसके पोजीशन की वजह से हो, मतलब अगर मैं क्या करूं, यहां से किसी ऐसी जगह पे लटका दूं, ऊपर दीवार पे क्या हो, बड़ा सा एक, मूवीज में आपने देखा होगा, मूवीज या मोस्टली आपने सीरियल्स में देखा होगा कि वहां पे बड़े बड़े झूमर लगे होते हैं हॉल में। और जब कोई हीरो, या सॉरी हीरो नहीं, हीरोइन जब वहां पे आके खड़ी होती है तभी वो झूमर अपने आप गिरता है। जब तक वो लटका हुआ है तब तक उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। कैसी एनर्जी? आपको अगर नीचे अगर हीरोइन खड़ी है तो उसके ऊपर गिरने की एनर्जी और काम खत्म करने की। तो वहां पे क्या होगा? उसके अंदर एनर्जी है बट वो क्या है? ऊपर है। कब तक ऊपर है? जब तक कि हीरोइन वहां पे ना आए। जैसे ही हीरोइन आएगी वो अपनी एनर्जी को शो करना स्टार्ट करेगा और ऊपर से कहाँ गिरेगा? नीचे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर हीरोइन है तो हीरो बचाने आएगा, वो स्टोरी अलग है। बट है क्या? अगर उसके अंदर, उस झूमर के अंदर एनर्जी थी, क्यों? क्योंकि वो क्या था? उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से। अगर उसी झूमर को मैं जमीन पर रख दूं तो उसको कोई वर्क नहीं कर सकता। तो क्लास 9th में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन। स्टेट ऑफ स्ट्रेन क्या हुआ? एक छोटा सा एग्जांपल आपने बचपन में किया भी होगा। रबर बैंड लेके ऐसे खींचते हो और दोस्त को ऐसे चोट लग गया, बहुत मजा आता था। तो उसकी अगर आप बात करोगे तो वहां क्या हुआ? रबर बैंड को जैसे ही आपने खींचा, उस खींचने की वजह से उसके शेप में क्या आया? कुछ चेंज आया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ स्ट्रेन। तो वहां पे जब उस खींचने की वजह से जो भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, जब तक आप खींचे हुए हो, क्या उसकी कोई वेलोसिटी है? नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे, वो अपना जो भी वर्क कर सकता है वो करेगा। जाके चोट लगती थी दोस्त को, दोस्त जब चिल्लाएगा तो मजा तो आता था। तो यहाँ पे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे और भी ढेर सारी चीजें, जैसे अगर आप इन चीजों के बारे में पढ़ चुके, अलग अलग टाइप की एनर्जी के बारे में आप पढ़ोगे। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? डिफरेंट टाइप की होती है। कौन कौन सी? कुछ नेम्स मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट है। मेनली यही आप क्लास 9th में पढ़ते हो। और इसके बाद एक दूसरा जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और नाम अगर मैं लेने जाऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और नाम न्यूक्लियर एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी।
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेम तो मैं कई लिख सकता हूं, बट ये ध्यान से देखिए, क्लास 9th में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल के बारे में। जो आप फॉर्मूला पढ़े हो, अभी तक फॉर्मूला पढ़े होगे एमडीएच मसाले, एमडीएच नहीं एमजीएच, क्या पढ़े हो, एमजीएच। ये जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने वो किसके लिए फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो है क्या, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से पूरा डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसके पहले कुछ चीजों की अगर मैं और आपको बताऊं, तो क्लास 9th के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 100% करेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट क्लास 9th में हमको इतना ही पढ़ना होता है कि हम क्या मान के चलते हैं, हमारा एजम्पशन क्या है कि हम क्या रखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा है तो उसके वर्क करने की कैपेसिटी कितनी, जीरो। और अगर उसके वर्क करने की कैपेसिटी जीरो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे रखा है तो हम उसकी एनर्जी कितना मानेंगे, जीरो। मैं फिर ये बात रिपीट करता हूँ कि ये बात सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 तक के लिए वैलिड है। आगे जाएंगे आप क्लास 11 में दोबारा से जब वर्क फॉर एनर्जी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे इस चीज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करेंगे। लेकिन जब उसको पढ़ना होगा तब फिर देखा जाएगा। अभी के लिए क्लास 9 में आपको क्या पढ़ना है कि अगर अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। चलिए हमें पढ़ना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो होता क्या है, मान लीजिए अभी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा कि एनर्जी है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट एंड वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ये मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जमीन पे रखा है, मैंने पहले ही कहा कि अगर जमीन पे रखा है तो उसकी एनर्जी कितनी, जीरो। अब ये ऑब्जेक्ट अगर जमीन पे रखा है तो दो चीजें आप पढ़ चुके हो, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट एंड वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। इसको जमीन से ऐसे उठा के मैं ऊपर तक ले आया, क्या इसकी पोजीशन में कुछ चेंज हुआ, ऑब्वियस सी बात हुआ, ये जमीन से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर हाइट तक आया। वहां से लेके यहां तक आने में इसके ऊपर क्या हुआ, वर्क डन हुआ, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट होता है तो ये क्या होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज, मतलब इसके अंदर क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी आई। कितनी एनर्जी आई, जैसे ही मुझे पता कैसे चलेगा, इसको मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करूंगा तो ये मार्कर नीचे जाएगा। जितना भी वर्क डन ये कर सकता है उतनी इसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी। तो दो चीजों से आप डिफाइन कर सकते हो। मान लो अगर मैंने इसको ग्राउंड लेवल पे रखा, ग्राउंड लेवल पे रखा है, उसके बाद इसको क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट तक इंक्रीज किया, ऊपर लेके गया। ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं कहां तक लेके आया, h हाइट ऊपर तक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, होता क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब होगा क्या कि यहां से लेके यहां तक मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में उठाया। जैसे ही इसको उठाया गया तो मैंने वर्क डन किया, जितना भी वर्क डन मैं करूंगा वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और उस पोटेंशियल एनर्जी को बोलेंगे क्या हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं, तो इसको आया क्या है, इतनी बात तो आपको समझ में आई। सेकंड में यह भी कह सकता हूं कि यहाँ पहुंचने के बाद इसको अगर मैं रिलीज कर दूं, वर्क करने के लिए फ्री कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। तो वो जब गिरेगा वो जितना भी वर्क डन करेगा उस वर्क डन को भी क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था सिमिलर टू एमडीएच मसाले, तो वहां पे जो लिखा हुआ था उस वो फॉर्मूला आया कहां से, उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। अब सोचिए ये ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रखा है, तो ग्राउंड पे रखा है तो इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स कितना, F मान लिया मैंने। अब ये फोर्स लगेगा कितना, सपोज करिए ये अगर मार्कर है m मास का, इस मार्कर को मैं ऐसे रिसीव करूं यहाँ पे, और इसको क्या कर रहा होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। कितना फोर्स, अपने वेट के बराबर, जो कि कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उतना ही फोर्स क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इसको ऊपर उठाने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने फोर्स लगाई है, फोर्स किसके इक्वल आएगा, इसके वेट के इक्वल। और वेट होगा कितना, m इंटू जी के इक्वल। अब ध्यान से सुनिए, आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन को ही क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना भी वर्क डन किया जाएगा उस पूरे वर्क डन को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब वो वर्क कितना करेगा, आपने पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। कॉस थीटा भी मैं लगा सकता हूँ, बट सेम डायरेक्शन, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 और कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस।
तो हुआ क्या, W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी, एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैंने माना है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, तो इसको मल्टीप्लाई किया किससे, h से, और यही वर्क डन आपका किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा उस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहेंगे, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, U से। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी एच। ये हुआ आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरा मैंने नाम लिखा था, इसमें आई डोंट थिंक कि कोई डाउट हुआ होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ लीजिएगा। ध्यान से देखिए, बताया क्या मैंने वो चीज, यहाँ से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया गया। जब अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, यहाँ से ये मार्कर रखा हुआ है, मार्कर को मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, मार्कर नीचे फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैं तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। और मैं जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके कहां तक लेके गया, इस पॉइंट तक। जितना भी वर्क डन मैंने किया इस मार्कर के ऊपर, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब वो वर्क डन किया कितना मैंने, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही वेट मैंने ऊपर लगाया, और वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हुआ, वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, mgh। कभी भी अगर आपको इसका फॉर्मूला यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, सेकंड जो आपको लिखा गया था, अगर यहाँ पे याद हो आपको, फर्स्ट क्या बताया मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड नाम क्या था आपका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। है क्या ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले उसको देखते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक वर्ड का नाम सुनते ही कई लोग के माइंड में आता है आपका लोअर हुआ या रबर बैंड हुआ, उसमें क्या लगा होता है, छोटे बच्चों के जो ट्राउजर्स होते हैं उनमें क्या होता है, अगर खींचो तो खिंच जाते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारे माइंड में आता है इलास्टिक वर्ड का मतलब ये होता है कि इलास्टिक इन द सेंस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचे तो वो लंबा हो जाए, तो वो क्या है, इलास्टिक है। बट इलास्टिक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है कि वो वापस अपने शेप में आए, वो अपने चेंज इन शेप का क्या करे, अपोज करे। एक्चुअल तो आप क्लास 11 में जब पढ़ोगे इलास्टिसिटी तब पूरा प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिक होता क्या है, कि अगर जैसे मान लीजिए इस मार्कर के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं आउटवर्ड डायरेक्शन में, हो क्या, ये वापस अपने शेप में आना चाहे, आने का पूरा पूरा अगर वापस आता है, तो ये क्या कहा जाएगा आपका, परफेक्टली इलास्टिक। उसी के अकॉर्डिंग इलास्टिक होता क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में उसका शेप साइज चेंज करें और उस चेंज की वजह से इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर होती है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल मैंने दिया था वो रबर खींचने वाला, आप रबर को ऐसे खींचो, दोस्त को ले जाके चिपका दो, एक हैंड अपना ये वाला हैंड चिपकाओ और ये वाला क्या करो, रिलीज कर दो। जैसे ही उसको चोट लगेगी ना, अच्छा आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था, कुछ इसने वर्क किया। सेकंड और एग्जांपल आपने देखा होगा, बो एंड एरो। बो एंड एरो को क्या किया जाता है, पहले ऐसे खींचा जाता है, खींचने से क्या आता है, उसमें जो भी स्ट्रिंग लगी होती है वो स्ट्रिंग क्या चाहेगी, वापस अपने शेप में आना। उसकी वजह से उसके शेप साइज में चेंज आया, और जो चेंज आया उसकी वजह से जो भी एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम आगे डिस्कशन करें, गुलेल का एग्जांपल आपने देखा होगा, गुलेल को आप खींचो, उसकी वजह से उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। ये सारी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे कॉमन एग्जांपल आपका जो है वो कह सकते हो आप, स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को देखा होगा तो स्प्रिंग को आप खींचो, वापस से अपने जगह पे आती है, जितनी बार आप खींचोगे उतनी बार। इन सब में कंडीशन बस इतनी सी है कि विद इन द रेंज ऑफ इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। पता ये चला कि आपने स्प्रिंग पकड़ा, सीधा ही कर दिया उसको, इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि उसको क्या कर दिया, एकदम स्ट्रेट लाइन में, वापस आना पॉसिबल नहीं है। ये सारी कंडीशंस तब तक के लिए वैलिड है जब तक क्या हो, इलास्टिक लिमिट हो। अब लिमिट क्या होती है वो हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा क्या, कि सबसे पहले एक जो मैंने आपसे कहा कि एक स्प्रिंग लिया गया, स्प्रिंग कैसा है, कुछ ऐसा, सबने देखा होगा, बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं लेकिन फिर भी स्प्रिंग कुछ ऐसा आपने देखा होगा। अब इस पे मैं क्या करूं, सपोज करिए इसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ दी हुई है, मैं करूं क्या कि इसको यहां से, ये वाला एंड क्या है, फिक्स्ड है, ये एंड क्या है आपका, फिक्स्ड। एक एंड को मैंने दीवार से बांध दिया, दीवार से बांधने के बाद मैं क्या करूं, इसको खींचूं, किधर की डायरेक्शन में, अगर मैं इसको इधर से फोर्स लगाऊं एफ, होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचोगे,
ये सब जो भी इसके पार्टिकल, जो भी लेंथ आपको डिवाइड की गई है अलग अलग स्प्रिंग के, जो आपके कॉर्नर्स होते हैं या जो भी उसका वो होता है, वो सब क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा दूर होना चाहेंगे, दूर होंगे जब तक आप फोर्स लगाए रहोगे तब तक। लेकिन अभी जब मैंने बताया कि इलास्टिक विद इन द रेंज ऑफ इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या है, कि जैसे ही आप इधर फोर्स लगाओगे इसमें एक इंटरनल फोर्स लगना स्टार्ट होगा। एक को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, दूसरे को कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब एक क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स क्या करेगा, उसको डिफॉर्म करने का ट्राई करेगा, दूसरा क्या करेगा, रिफॉर्म करने का। तो यहाँ पे जब आप इधर फोर्स लगाओगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में सेम उतना ही फोर्स रहेगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एफ। तो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्या करना चाहेगा, वापस से अपने शेप में लाना चाहेगा। अब ध्यान सुनिए, मान लिया मैंने कि यहाँ पे क्या हुआ, इस स्प्रिंग के ऊपर आपने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट या इनके पार्टिकल में क्या हुआ, कुछ लेंथ इनकी इंक्रीज हो गई। वो लेंथ इंक्रीज कितनी हो गई, जितना आप फोर्स लगाओगे, मैंने मान लिया, ध्यान से देखिएगा, मान लिया पहले ये था, दोबारा जैसे ही आपने फोर्स लगाया वो लेंथ इंक्रीज होकर कुछ यहां तक पहुंच गई। ये पहले यहां तक था, ये लेंथ जो इंक्रीज हुई उसको मैंने कितना मान लिया, एक्स। इसके ऊपर फोर्स एफ लगाने पे हुआ क्या, जैसे ही इतना डिक्रीज आया, आप फोर्स को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, ये एक्स भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। होने को देखिए, अब जब आगे पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग, इससे हम मेजर करते हैं फोर्स कौन सा लिया जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। बट फिर भी यहाँ के केस में दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी से समझते हैं। क्या लिखा मैंने कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या इंक्रीज होगा आपका, वो एक्स इंक्रीज, उसकी लेंथ में जितना इंक्रीज आया वो भी उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप फोर्स लगाओगे एक्स इंक्रीज होगा, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखने का मतलब ही यह है कि फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फर्स्ट केस में ये मान लो कि यहाँ पे फोर्स कितना लगा था, जीरो। जब फोर्स जीरो लगा था तो यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, जीरो। उसके बाद मैंने मान लिया कि फोर्स एफ लगा है, तो यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट हुआ इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ कि अगर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखा गया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स। पढ़ा है आपने कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन लगा है उसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद लिख देते हैं इक्वल टू। अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, पहला फोर्स लगा जीरो, दूसरा मैंने मान लिया कितना, एक्स। फर्स्ट केस में इसको, इस वाले को मैं मान लेता हूं F1, इसको क्या मान लेता हूं, F2। तो यहाँ पे F2 इज इक्वल टू आ गया कितना, kx के। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको ये पता है कि जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे, याद होगा अगर आपको, पहली बार में फोर्स जीरो लगा था, दूसरी बार में फोर्स F2, मतलब कुछ फोर्स लगा है, उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हर एक पॉइंट पे अगर मैं मान लो तो बीच में भी कुछ होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा फिर, और तो इन जितने भी फोर्स लगे होंगे उसको हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल फोर्स नहीं पता है कि डायरेक्टली यहाँ तक तो पहुंचेगा नहीं। तो जितने भी फोर्स होंगे उन फोर्स का हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। एवरेज क्या आएगा, फर्स्ट आपका एफ इज इक्वल टू, एवरेज लेना आपको आता है, एफ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दो फोर्स लिया तो दो फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, F1 प्लस F2 अपॉन, एवरेज लेना आपको आई थिंक आता है, तो जितने भी टर्म्स लिखे हैं उससे क्या करना होता है, डिवाइड। तो आया कितना, F1 प्लस F2 अपॉन 2। F1 की वैल्यू कितने लिखी हुई है, जीरो, प्लस F2 की वैल्यू kx अपॉन 2। क्या क्या आया, F इज इक्वल टू आया आपका kx अपॉन 2। ये आया आपका फोर्स, कितना फोर्स लगा है, एवरेज फोर्स जो लगा है वो आया कितना, kx अपॉन 2। अब थोड़ा सा और अगर पुरानी चीजें याद हो तो आपने पढ़ा हुआ है वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन आपने क्या पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं कहूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है उनके टर्म्स में, x। तो फोर्स, और फोर्स कितना लगा है, kx अपॉन 2। तो क्या लिख दूंगा मैं, kx अपॉन 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x। तो अगर मैं इसको u लिखूं, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू k x इंटू x स्क्वायर अपॉन 2। दिस कैन बी सेड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी जैसा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आया। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले तो ये बताया गया कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग को खींचो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ उसके ऊपर, तो उसकी लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा।
और आपको पता है कि जितना ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा उतना ही फोर्स, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, आप जितना इसको जितना ज्यादा फोर्स से खींचोगे उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा, जिसको अभी के लिए मैंने क्या माना है, एक्स माना है। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया तो चले गया होगा कि आप जितना ज्यादा फोर्स इधर खींचोगे इसको उतना ज्यादा इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x है। मतलब जितना फोर्स लगेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसी को मैंने क्या लिखा, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके क्या लिख दिया, kx। अब आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बीच में n नंबर ऑफ फोर्स लगे होंगे। पढ़ने को हम करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के थ्रू, क्लास 11 12 की बात है वो। बट अभी जब तक आप वो नहीं पढ़े हो तब तक हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया गया, और जुगाड़ में क्या किया गया कि एवरेज फोर्स निकाला हमने। अभी के केस में माना कि ये F1 है और ये क्या है आपका F2, इन दोनों का एवरेज लिया मैंने। एवरेज कैसा लिया, F1 प्लस F2 अपॉन 2। तो एवरेज फोर्स जो निकल के आया वो मेरा निकल के आया kx अपॉन 2। हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वही वर्क डन जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, आपका एनर्जी के फॉर्म में। तो हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकाल के उसको किस फॉर्म में स्टोर कर देंगे, एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन क्या होगा आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या आया, kx स्क्वायर अपॉन 2। तो इसी को एनर्जी के फॉर्म में लिखा गया, U इज इक्वल टू kx स्क्वायर अपॉन 2। अगर इस पूरे सेशन में कोई भी आपको डाउट हो, होना नहीं चाहिए बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊंगा कुछ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको होंगे, अगर आपके पास कोई है तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।